हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत, वेलकम। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास से पहले हम जो हैं प्रमुख रूप से भारतीय संविधान का जो भाग 5 है और 5 के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के संदर्भ में। और विद्यार्थियों, भाग जो 5 है वो भारतीय संघ के शासन का जो है प्रावधान करता है, उपबंध करता है। और जो सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनको शक्तियां प्रदान करता है। हमने भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद जो है 52 से लेकर के और जो है 151 तक महत्वपूर्ण जो इसके जो अनुच्छेद हैं विद्यार्थियों, उनके संदर्भ में अपन जो है चर्चा कर रहे हैं। इस क्लास से पहले हमने बात की थी राष्ट्रपति के संदर्भ में कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ किया गया है, कौन से अनुच्छेद में है। इसके अलावा राष्ट्रपति के जो है पदावधि, उनके वेतन, शर्तें और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। इसके अलावा हमने उपराष्ट्रपति का पद देखा था कि जो कि अनुच्छेद जो है 63 के अंतर्गत उल्लेखित है। और उसके अलावा जो है हमने प्रमुख जो बातें की थी, प्रधानमंत्री के संदर्भ में भी हमने बात की थी कि प्रधानमंत्री पद का जो प्रावधान है अनुच्छेद जो है 74 में और 75 फर्स्ट के अंतर्गत, जिसमें कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख रूप से जो प्रधान होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। डियर स्टूडेंट्स, मंत्री परिषद जो है 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर के बनती है। एक तो जो है सर्वोच्च स्तर के जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, और उनके अधीनस्थ जो मंत्री होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं। और दोनों मंत्रियों के जो अधीनस्थ होते हैं वो कौन से मंत्री होते हैं? उपमंत्री होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद में हमने बात की थी भारतीय संसद के संदर्भ में, और संसद का जो उल्लेख है वो 79 के अंतर्गत है। और उसके बाद में कि भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय जो शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ संसद द्विसदनात्मक है, अर्थात संसद के 2 सदन हैं। इन पे भी हमने चर्चा की थी कि एक जो सदन है लोकसभा है और दूसरा जो सदन होता है वो राज्यसभा होता है। संसद का जो अभिन्न अंग होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो लोकसभा का जो उल्लेख है आर्टिकल जो है 81 में है, और राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। लोकसभा संपूर्ण देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन होता है, और जबकि राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और जो राष्ट्रपति है वो हमारे देश की कार्यपालिका में संवैधानिक प्रमुख के रूप में होता है। हमारे यहाँ 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है और एक कौन सी होती है? नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आते हैं, जबकि नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है उसमें कौन आता है? राष्ट्रपति आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन, और लोकसभा देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन। और जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का क्या होता है? नेता होता है। जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इससे आगे के जो और जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो है कि एक तो जो है संसद के दोनों सदनों की जो अवधि है, संसद के दोनों सदनों की अवधि, अर्थात इनका जो कार्यकाल होता है संसद के दोनों सदन। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, संसद के जो सदन होते हैं, संसद हमारी द्विसदनात्मक है। संसद का एक सदन लोकसभा होता है और दूसरा सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। तो लोकसभा की जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। लोकसभा को समय से पहले जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा इसका क्या किया जा सकता है? विघटन किया जा सकता है। इसलिए लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन के नाम से भी जो है जाना जाता है। प्रथम सदन भी बोलते हैं और देश की जनता का लोकप्रिय सदन भी इसे कहा जाता है। तो कार्यकाल दोनों सदनों की अवधि का जो है उल्लेख जो किया गया है वो अनुच्छेद कौन से में किया गया है? 83 में किया गया है। इसके अलावा 84 जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि संसद की जो सदस्यता के लिए जो है अर्हता,
अर्थात संसद के सदस्यों के लिए योग्यताओं का क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो है सामान्य जो योग्यताएं हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके अलावा जो है न्यायालय के द्वारा दिवालिया पागल घोषित नहीं किया गया हो, सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर कार्य नहीं कर रहा हो, तो इनके सदस्यों के लिए जो है योग्यताएं रखी गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आयु का बता दूं कि जनरली जो है आयु के संदर्भ में हम जो बात करते हैं कि लोकसभा के सदस्य के लिए, लोकसभा सदस्य हेतु आयु में ये अपन न्यूनतम में बात करेंगे कि कम से कम जो है आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वो कितने वर्ष की गई है? 25 वर्ष। कितने वर्ष? 25 वर्ष। इसके अलावा जो है राज्यसभा सदस्य के लिए, राज्यसभा सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितने हैं? वो न्यूनतम 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यसभा सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वो ऊपर हो गया था राज्यसभा के लिए। इसके अलावा जो है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, विधानसभा यानी एमएलए बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है विधायक के लिए वो 25 वर्ष निर्धारित की गई हैं। और भारत के जिन राज्यों में जो है क्या है द्विसदनात्मक जो विधानमंडल है, तो दूसरा जो सदन होता है वो विधान परिषद होता है और विधान परिषद के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वो कितनी की गई है? वो 30 वर्ष निर्धारित की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी सामान्य योग्यताएं वही कि भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यायालय के द्वारा दिवाला पागल घोषित नहीं किया गया हो, सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर क्या नहीं कर रहा हो, कार्य नहीं कर रहा हो। तो अनुच्छेद जो 84 है इसमें संसद की सदस्यता के लिए जो है योग्यताओं का क्या किया गया है? वो बंद किया गया है, उल्लेख किया गया। और अनुच्छेद जो 85 है, 85 के अंतर्गत संसद के 17वां और विघटन का जो है क्या किया गया है? वो बंद किया गया है। वर्णन किया गया है कि संसद के जो सत्र बुलाए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के और मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति क्या करता है? सत्र बुलाता है। और जो संसद को जो विघटन करने का जो अधिकार होता है वो भी किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास में। और राष्ट्रपति के द्वारा संसद का समय से पहले जो है क्या किया जा सकता है? यानी इसका जो विघटन है वो लोकसभा का समय से पहले कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो आर्टिकल 86 है, कौन सा अनुच्छेद? 86, इसमें सदनों के अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का जो होता है वो राष्ट्रपति का क्या होता है? अधिकार होता है। क्या किसका अधिकार होता है? राष्ट्रपति का अधिकार होता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 87 है इसमें राष्ट्रपति का विशेष क्या होता है? अभिभाषण का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 88 के अंतर्गत सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया, वो बंद किया गया। और जो अनुच्छेद 89 है, 89 में राज्यसभा का जो सभापति और जो उपसभापति है उस पद का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति पद का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद कौन से में किया गया है? 63 के अंतर्गत किया गया है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति करता है। और जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है और उसको जो वेतन और जो भत्ते मिलते हैं वो राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है राष्ट्रपति का अगर हम वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है 5 लाख रुपए मासिक होता है, जबकि उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 4 लाख रुपए मासिक होता है। इसके अलावा अन्य भत्ते राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को देय होते हैं। निःशुल्क आवास होता है, निःशुल्क चिकित्सा होती है, निःशुल्क विदेश यात्राएँ होती हैं। और इसके अलावा जो है कि अन्य जो भत्ते जो होते हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो
अनुच्छेद 90 है। 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना और पद त्याग और पद से हटाए जाने का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट आर्टिकल जो 93 है, 93 में कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अर्थात लोकसभा में जो पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा का जब गठन होता है, लोकसभा जब बनती है, तब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो सदन की बैठकों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। इसके अलावा लोकसभा जो सदस्य होता है वो सदन में अनुशासन बनाए रखता है और अगर कोई अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास में होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास में होता है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि विशेष रूप से कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसका जो जजमेंट किया जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 108 है, इसमें कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। अगर किसी विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो दोनों सदनों का जो संयुक्त जो बैठक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक वो किसके द्वारा बुलाई जाती है, बुलाने का जो काम किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त जो सत्र जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन विद्यार्थियों, एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि इसमें जो अध्यक्षता की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद जो 110 है, इसमें धन विधेयक की क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और एक साधारण विधेयक। तो विधेयक जो धन विधेयक है उसकी परिभाषा दी गई है, जैसे करारोपण से संबंधित जो होता है, वित्त से संबंधित होता है। तो 110 के अंतर्गत धन विधेयक को क्या किया गया, परिभाषित किया गया है। और ये ध्यान रखना आपको कि जो धन विधेयक होता है वो सर्वप्रथम जो है कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में। धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में। जबकि जो साधारण विधेयक होता है वो संसद के किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को सर्वप्रथम जो है कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो जजमेंट करता है, निर्णय करता है, वो कौन करता है, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स के अनुच्छेद जो 123 है, अनुच्छेद 123, इसके अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की जो है राष्ट्रपति को क्या होती है, शक्ति होती है। राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को डियर स्टूडेंट्स हम दो भागों में बांटते हैं कि एक तो राष्ट्रपति को प्राप्त संवैधानिक जो सामान्य शक्तियाँ होती हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास में विधायी शक्ति होती है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ होती हैं। इसके अलावा जो है इसी शक्तियों में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है कि और जो अध्यादेश होता है, जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और देश के लिए त्वरित कानून की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार की स्थिति में, इस प्रकार की कंडीशन में जो है राष्ट्रपति के द्वारा अस्थायी कानून जो है या अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति को जो शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है, अनुच्छेद 123 में। और जो राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जिसमें अनुच्छेद 352 है, 356 है और 360 है। 352 में जैसे राष्ट्रीय आपातकाल आता है कि देश पर बाहरी आक्रमण हो जाए, इसके अलावा देश में आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, इस प्रकार की स्थिति में पूरे देश में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और अब तक देश में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है, 3 बार की गई है। कितनी बार की गई है, 3 बार। कब कब, एक तो जो है 1962 में जब भारत पर चीन ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। इसके अलावा
एक 1971 में जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से क्या करवाया गया था, स्वतंत्र कराया गया था। इसके अलावा जो है 25 जून 1975 को, जिस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, तो उन्होंने जो है पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवा दी गई थी उनके द्वारा, जो कि लंबे समय तक आपातकाल चला था। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के पास में जो है सामान्य शक्तियाँ होती हैं, इसके अलावा आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, इसके अलावा कूटनीतिक शक्तियाँ भी होती हैं, और राष्ट्रपति को जो है क्षमादान करने की भी जो है क्या होती हैं, पावर होती हैं, उसके पास में क्या होती हैं, शक्ति होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, 123 में अध्यादेश जारी करने की जो है राष्ट्रपति के पास में क्या होती है, शक्ति होती है। इसके अलावा जो आर्टिकल जो 124 है, कौन सा अनुच्छेद, 124, तो 124 जो है उच्चतम न्यायालय के गठन और इसके जो स्थापना है उसका क्या करता है, प्रावधान करता है। क्या करता है, उच्चतम न्यायालय के गठन और इसके प्रावधान का क्या करता है, उपबंध करता है। डियर स्टूडेंट्स, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार, सबसे पहले तो सरकार होती क्या है, सरकार से तात्पर्य क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, सीधा सा जो अभिप्राय है सरकार से कि हमारा जो राज्य होता है, राज्य और राज्य आधुनिक समय में राज्य के जो है मोस्टली जो निर्धारक तत्व माने गए हैं, कितने माने गए हैं, 4 तत्व माने गए हैं। अर्थात राज्यों से मिलकर के जो है कितने तत्वों से मिलकर के राज्य बनता है, 4 अंगों से। एक तो आता है निश्चित जो है भूभाग, क्या होना चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए। इसके अलावा राज्य के पास में पॉपुलेशन होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार या शासन। और इसके अलावा जो चौथा जो अंग आता है वो कौन सा आता है, संप्रभुता आता है। कौन सा आता है, संप्रभुता। तो 4 अंगों से मिलकर क्या बनता है, राज्य बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो राज्य के जो 4 अंग है उसमें जो महत्वपूर्ण जो अंग है वो सरकार भी है। सरकार क्या होती है कि सरकार राज्य के जो लक्ष्य होते हैं, राज्य के जो उद्देश्य होते हैं, उनकी जो पूर्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती हैं, वो सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती हैं, सरकार के द्वारा। ठीक है, यानी राज्य का हम ये कह सकते हैं कि राज्य का जो मूर्त रूप होता है, प्रकटीकरण होता है, वो क्या होती है, वो सरकार होती है। और जो सरकार होती है, सरकार वो 3 अंगों से मिलकर के बनती है। अर्थात सरकार कितने अंगों से मिलकर के बनती है, 3 अंगों से। सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, कौन कौन से, एक तो व्यवस्थापिका, और दूसरा जो होता है कार्यपालिका होता है, और तीसरा जो अंग होता है वो न्यायपालिका होता है। कौन सा अंग होता है, न्यायपालिका। तो हम संघीय शासन के अंतर्गत हमने व्यवस्थापिका की बात की, और भारत में जो व्यवस्थापिका का यानी संघीय जो व्यवस्थापिका है, कौन सी व्यवस्थापिका, संघ की व्यवस्थापिका का जो दर्जा दिया गया है, इसका जो दर्जा दिया गया है, संघ की व्यवस्थापिका का दर्जा किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है, संसद को। अर्थात देश में कानून बनाने वाली जो सबसे बड़ी जो संस्था है वो कौन सी है, संसद। इसके अलावा जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के संदर्भ में हमने पढ़ा है कि भारत में जो है संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया है। और कार्यपालिका हमारे यहाँ 2 प्रकार की मिलती हैं, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है और एक कौन सी होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं, जबकि नाम मात्र की कार्यपालिका में कौन आता है, राष्ट्रपति आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्यपालिका। और अब हम जो बात कर रहे हैं कि जो अनुच्छेद 124 है, आर्टिकल 124, उसमें उच्चतम न्यायालय के गठन और इसकी स्थापना का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है जो न्यायपालिका है, मुख्य रूप से उच्चतम जो न्यायालय है वो सरकार का जो तीसरा अंग होता है, कौन सा, सरकार का तीसरा जो अंग होती है वो कौन सा होता है, वो न्यायपालिका होता है। सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका। और न्यायपालिका की सबसे बड़ी जो संस्था है वो कौन सी है, एससी, यानी सुप्रीम कोर्ट। इसको क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। तो इसके गठन का जो है प्रावधान जो किया गया है वो अनुच्छेद कौन से में किया गया है, 124 में। अनुच्छेद कौन से में किया गया है, 124 में। और
न्यायपालिका का जो गठन है सबसे सर्वोच्च स्तर पे एससी सुप्रीम कोर्ट, जो कि कहाँ पे स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। ठीक है। इसके बाद में उच्चतम न्यायालय के बाद में आता है, ये कहें कि इसके अधीनस्थ जो न्यायालय होता है वो एचसी होता है। कौन सा होता है? एचसी। एचसी का मतलब होता है हाई कोर्ट। और देखिए, दो राज्यों पर भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। भारत में अगर हम भारत में टोटल उच्च न्यायालयों की बात करें, किसकी बात करें? उच्च न्यायालयों की। तो भारत में टोटल जो उच्च न्यायालय हैं वो कितने हैं? 25 हैं। जैसे पंजाब है, इसके अलावा हरियाणा है, उसका एक ही उच्च न्यायालय है। कौन सा है? वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। कौन सा है? चंडीगढ़ हाई कोर्ट। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इसके अधीनस्थ जो न्यायालय होता है वो कौन सा होता है? डीसी, अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कौन सा कोर्ट होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एससी का मतलब क्या हुआ? एचसी का मतलब होता है हाई कोर्ट। क्या होता है? हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। और राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है? वो जोधपुर में है। और इसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ पे है? वो इसकी जो खंडपीठ है वो इसका जो राजस्थान उच्च न्यायालय जो स्थित है वो जोधपुर में है। और खंडपीठ जो है वो कहाँ पे है? वो जयपुर में स्थित है। उसके बाद में प्रत्येक जिला स्तर पे क्या होता है? डीसी होता है, जिसको क्या बोला जाता है? जिला न्यायालय। कौन सा न्यायालय? जिला न्यायालय। इसके बाद में सबऑर्डिनेट जुडिशरी होती है, यानी अधीनस्थ। कौन से न्यायालय होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो भारत में जो न्यायपालिका की स्थिति है और न्यायपालिका का जो गठन हुआ है, इसकी जो बनावट है वो पिरामिड की भांति है। किसकी भांति होती है? पिरामिड की भांति होती है। किसकी भांति? पिरामिड की। अर्थात सर्वोच्च स्तर पर जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, और उसके अधीन जो न्यायालय होते हैं वो राज्यों में होते हैं उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं वो जिला न्यायालय होते हैं। और उनके जो अधीनस्थ जितने जितने छोटे छोटे जो न्यायालय हैं वो उनको अधीनस्थ न्यायालय बोला जाता है। तो भारत में एकीकृत न्यायिक क्या है? प्रणाली है, अर्थात संघीय स्तर पर जो है उच्च स्तर पर एक ही जो है सुप्रीम कोर्ट है, और उसके द्वारा दिए गए जो निर्णय होते हैं उनको भारत संघ में अधीन जितने भी न्यायालय होते हैं उनको सभी को जो है क्या करने पड़ती है? उसके निर्णय की पालना करनी पड़ती है। तो उच्चतम न्यायालय के गठन का जो है प्रावधान किया गया है। इसमें जनरली रूप में जैसे कि उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, कौन होते हैं? न्यायाधीश। और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति को जो है महत्वपूर्ण नियुक्ति संबंधी भी जो है अधिकार होते हैं, और देश के जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उन सभी पदों पर जो नियुक्ति करता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तीनों सेनाओं के जो सेना प्रमुख होते हैं उसकी जो नियुक्ति होती है वो भी किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। इसके अलावा भारत का नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो उच्चतम जो न्यायालय है उसमें जो न्यायाधीश होते हैं और जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति जो करता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इनका कार्यकाल जो होता है, इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक। कितने वर्ष की आयु तक है? 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है। और जो योग्यताएं हैं, योग्यताएं जनरली जो है कि भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति की दृष्टि में ख्याति प्राप्त विधि होना चाहिए। किसी 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो उच्च न्यायालय है वहाँ पर जो है 10 वर्ष तक जो है अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हूँ, या फिर 5 वर्ष तक जो है न्यायाधीश के रूप में रह चुके हों। तो ऐसे जो राष्ट्रपति की दृष्टि में जो विधि वेता होते हैं, तो राष्ट्रपति न्यायाधीश के पद पर उनकी क्या करता है? नियुक्ति करता है।
और जो हटाने की जो प्रक्रिया है, तो न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है किसके द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उनको पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के गठन और उसके स्थापना का जो है प्रावधान जो किया गया है वो अनुच्छेद कौन से के अंतर्गत है, अनुच्छेद 124 में उल्लेखित है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो अनुच्छेद 129 है इसमें उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के रूप में होना भी, कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं, आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके मोस्टली क्षेत्राधिकार होते हैं, जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होते हैं उसके अंतर्गत ऐसे विवाद आते हैं, इस तरह के इश्यूज होते हैं, इस तरह के मुद्दे आते हैं जिन पर निर्णय करने का जो अधिकार होता है, एक अधिकार होता है, वो केवल किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। जैसे दो राज्यों के बीच में कोई विवाद है तो इस पर निर्णय करने का जो अधिकार होता है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस पर जो डिसीजन करता है वो भी कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसके अलावा अभिलेखी क्षेत्राधिकार की इसके जो निर्णय होते हैं, जो लिखित रूप में जो है उनको सुरक्षित रख लिया जाता है, और किसका काम करते हैं, वो अभिलेख का काम करते हैं। अर्थात भविष्य में अगर इस तरह के कोई विवाद आते हैं तो उन पर जो जजमेंट किए जाते हैं, डिसीजन दिए जाते हैं, वो उन अभिलेखों के आधार पर भी क्या किए जाते हैं, निर्णय किए जाते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अपीलीय रूप में भी जो है इसका क्षेत्राधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट का, कि जो है अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं हाई कोर्ट के विरुद्ध और निर्णय के विरुद्ध, और जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो अंतिम जो अपील करने का जो न्यायालय होता है वो कौन सा होता है, वो सुप्रीम कोर्ट होता है। इसके अलावा जो है आपको पता है जो मुकदमे होते हैं, जैसे दीवानी मुकदमे होते हैं संपत्ति से या जायदाद से संबंधित, इसके अलावा जो है फौजदारी विवाद, फौजदारी में लड़ाई झगड़े और हत्याएं, इस तरह के जो जघन्य जो अपराध होते हैं वो किसमें आते हैं, फौजदारी में। तो सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार हैं, जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं, इसके अलावा अभिलेखी क्षेत्राधिकार है, इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार भी होता है। अर्थात अधीनस्थ न्यायालय को महत्वपूर्ण जो है प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो डायरेक्शन होते हैं वो उनको दिए जाते हैं। तो गठन की व्यवस्था की गई है, स्थापना के जो है उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 124 और 129 में अभिलेख न्यायालय के रूप में होना। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है हम मोस्टली रूप में जो है भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, कौन सा भाग, भाग 5, और भाग 5 के अंतर्गत हमने संघ का जो है शासन देखा है, और संघ के शासन के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, उसके जो है शक्तियों का जो है इसके माध्यम से जो है उपबंध किया गया है, प्रावधान किया गया है, किसके माध्यम से, भाग 5 के माध्यम से। और जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 152 से लेकर के और जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के और 151 तक। आज विद्यार्थियों अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान का जो पार्ट है वो 6 की बात करेंगे, और 6 में जो है राज्य सरकारों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, राज्य सरकार का। डियर स्टूडेंट्स, इसके जो पार्ट हैं वो अनुच्छेद 152 से लेकर के और 237 तक, 152 तो 137 तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 152 से लेकर के और 237 तक इसके अनुच्छेद जो है वर्णित हैं, 152 से लेकर के और 237 तक। तो विद्यार्थियों जो 152 है उसमें जो है राज्य के जो है इसके संदर्भ में परिभाषित इसको किया गया है। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि जो है हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है केंद्र में भी, और जो राज्य हैं यानी राज्य के अंतर्गत हम बात करते हैं, किसके अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत। तो राज्य के अंतर्गत भी कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। कौन सी प्रणाली को, संसदीय प्रणाली को, अर्थात राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है।
राज्यों में भी जो है दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है, एक तो वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। एक वास्तविक कार्यपालिका और एक जो है नाम मात्र की कार्यपालिका। जैसे वास्तविक कार्यपालिका में आता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, जबकि नाम मात्र की कार्यपालिका में कौन आता है? राज्यपाल आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अनुच्छेद 152 है, आर्टिकल 152, इसमें राज्यपाल, किसका? राज्यपाल पद का जो है क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है? राज्यपाल का पद का जो है प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 152 के अंतर्गत, कि प्रत्येक राज्य के लिए जो है 152 में तो क्या है? राज्य की परिभाषा है। और 153 जो है, आर्टिकल कौन सा? 153 के अंतर्गत राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में जो है क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। और जो राज्यपाल में जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति निहित होगी, तो अनुच्छेद जो 154 है, अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है वो किस में निहित की गई है? कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति किसमें? राज्यपाल में। लेकिन ये कहा गया है कि राज्यपाल इन शक्तियों का जो प्रयोग करेगा वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। किसके माध्यम से करेगा? अधीनस्थों के माध्यम से। यानी 154 में उल्लेखित है कि कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो है किस में होंगे? राज्यपाल में होंगे। और राज्यपाल जो प्रयोग करेगा वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। यानी राज्यपाल के जो अधीनस्थ होते हैं वो कौन होते हैं? वो मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद होते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसके बाद में जो अनुच्छेद, आर्टिकल जो है कौन सा? अनुच्छेद 154 के बाद में अनुच्छेद 155 और 155 के अंतर्गत जो है जो कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति का। अर्थात राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और राज्यपाल जो पद पे बने रहते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बने रहते हैं। तो 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति का जो है क्या किया गया? प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो पदावधि की बात करते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल, किसका कार्यकाल? राज्यपाल का। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है या पदावधि है, राज्यपाल की पदावधि, उसका जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद कौन से में किया गया है? अनुच्छेद 156 के अंतर्गत। ध्यान रखना, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल या उसकी पदावधि का जो है क्या किया गया? उल्लेख किया गया। इसके अलावा 156 के बाद में आता है अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 के अंतर्गत डियर स्टूडेंट कि राज्यपाल की जो है किसका योग्यताओं का उल्लेख किया गया है? किसके बारे में? राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में। और राज्यपाल की योग्यताओं के संदर्भ में हम बात करते हैं तो राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए और जो है न्यायालय के द्वारा दिवालिया पागल घोषित नहीं किया गया हो। इसके अलावा जो है राज्यपाल के पद के लिए जो न्यूनतम जो आयु है वो कितनी रखी गई है? न्यूनतम आयु राज्यपाल पद के लिए कितनी रखी गई है? वो भी 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होती है न्यूनतम आयु